कक्षा 10वीं वालों, आज ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपके 32 नंबर गारंटी के साथ कराने वाला, जी हाँ, 32 नंबर गारंटी के साथ कराने वाला हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, फिर बाद में कमेंट करते हैं सर क्वेश्चन नहीं फंसे हैं। सारे वीडियो देखिए, पूरा देखिए, गारंटी है इस बार मैथ में आपके 80 में 80 आएंगे, जी हाँ, 80 में 80 मैं आपको दिला कर रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है ना। 80 में 80 गारंटी, पूरा वीडियो चलिए, ठीक है ना। इस वीडियो से 32 नंबर आपके पक्के होने वाले, 100% गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आ गया आपका, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आपको पता होगा कि 96 और 404, ठीक है। तो ऐसी संख्या निकालना है कि जिसका भाग दोनों में चला जाए। देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पे है 3 है, 10 है, 120 है, 4 है। देखिए अब 120 का भाग 96 में जाएगा नहीं, और 10 का भी भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 3 का तो चला जाएगा, लेकिन 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए बचा क्या आपका 14, सॉरी 4। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। यसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए, यसीएफ कहलाता है। याद रखिएगा, यसीएफ जब निकालना होगा तो आप ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो यहाँ पे आपका आ गया 4। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। किस पूर्णांक के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते दूसरा नंबर, ठीक है। मैं साथ ही साथ बताता जाऊं कौन ज्यादा मोस्ट है, ये दोनों बहुत ही मोस्ट आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो में आपको 32 नंबर कराने वाला हूं फिक्स। चलिए दूसरा देखते हैं, किस पूर्णांक के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए याद रखिए मेरी बात को, अगर आपसे समपूर्णांक पूछे तो आप 2m, 2m+2, 2m+4, 2m+6, 2m+8, ठीक है ना। यानी ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें 2 का भाग चला जाए, अगर सम पूछे। और विषम में क्या करना है, अगर विषम पूछेगा आपसे तो m+1, m+3, m+5, यानी जिसमें 2 का भाग ना जाए। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या है, यम दिया है, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, और इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 2m में चला जाएगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, 2m। चलिए तीसरा देख लेते हैं, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो किस रूप का होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2q+1, ठीक है, याद रखिएगा 2q+1 होगा, है ना। याद रखिए 2q+1 हो जाएगा, और सम क्या होगा 2m। 2m या ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2q+2 और 2q+4, ठीक है। और विषम में क्या आ जाएगा आपका 2q+1, है ना, 2q+3, 2q+5। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, n² - 1 8 से विभाज्य होगा यदि n, आपको बताया कि n² - 8 8 से विभाज्य होगा यदि n। तो n का मान क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक हो, एक प्राकृतिक संख्या हो, एक विषम पूर्णांक हो। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा n, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक हो। उससे देखिए समझिए मेरी बात को, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3, 3 ले लें, क्या ले लें हम लोग, 3 ले लें। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 का 8 में भाग चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कितना, आपका मान लीजिए 5 ले लें, क्या ले लें 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, 1 घटेगा 24 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, थर्ड, एक विषम पूर्णांक हो, क्या हो, एक विषम पूर्णांक हो। तो चौथे का ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी एन पे आपको यहाँ मान रख देना था। फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं, निम्न है, ठीक है। तो 5वां नंबर आपके सामने है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 13।
ठीक है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचता है। तो देखिए 13 पचे 65 ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ना, अब 13 का पारा पढ़ लीजिए आप लोग। तो 13 पचे 65, तो 70 में घटा दिया 5, सॉरी देखिए क्या करना है आपको कि 65 में भी 70 में भाग करेंगे 13 का, तो 13 पचे 65, 5 बचा ना शेषफल, पहले 5 बोला दूसरे में 8 बोला है। तो चलिए अब 13 का भाग कर देते हैं 125 में, ठीक है। अब 13 नैया 117 होता है, ठीक है, तो 8 बचेगा, इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 13 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले 5 में क्या हो गया, ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें से मेन आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट संख्या भले चेंज हो जाए, इस तरह के सवाल पक्का गारंटेड है, और एक ए और एक ए, पहला दूसरा तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चौथा देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब इसमें आ जाते हैं 2 पार्ट में, इन सारे क्वेश्चंस को आपको करके जाना है, गारंटेड है, मेरा दावा है कि आप 32 नंबर बनने वाले हैं आज, बस ईमानदारी से बैठे रहो। बहुपद 2x² प्लस 3x², सॉरी 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो अधिकतम घात कितनी है 3 है, अधिकतम शून्यक कितने होंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा। चलिए तो छठवें का आपका हो गया 3। आगे बढ़ जाते हैं, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, एक भैया ट्रिपल स्टार लगाओ इसमें यार, जल्दी ट्रिपल स्टार लगाओ, एकदम दिमाग में इसको छाप लो, छाप लो, गारंटेड है, बता रहा हूँ पेपर में आया हुआ, मान लो। देखो कोई प्रश्न समझना फिर से, कि यदि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपान ए, क्या हो जाएगा सी अपान ए, और यही पूछ सकता है आपसे कि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपान ए, याद रखना कि अल्फा इंटू बीटा पूछे तो तुम्हें क्या करना है सी अपान ए करना है, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो माइनस बी अपान ए, गारंटेड क्वेश्चन है भैया, आएगा एक ठो यार, इसको लेके जाओ जल्दी से, बाद में चू चपड़ मत करना, पेपर नहीं आया था, वीडियो पूरा देखो, सारे क्वेश्चंस करो, दावा है मेरा, अगर नहीं आया तो चैनल को छोड़ देना, लेकिन सारे वीडियो देखा करो तब। चलिए आ जाते 8वें प्रश्न में, ये समझ गए ना इसको, यहाँ पे देखो यार, अल्फा प्लस बीटा पूछे तो माइनस बी अपान ए कर देना, अल्फा इंटू बीटा पूछे तो सी अपान ए कर देना, एक नंबर लेके आओ जल्दी से। ए भैया आ गया आपका एक और गारंटेड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो देखिए आपका सवाल भी 2 नंबर में आ सकता है, इसको कैसे करेंगे, लिखना है आपको x² माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ध्यान रखो। देखिए एक तो ये सवाल t² माइनस 5, t² माइनस 15 इस तरह से पूछता है, तो इसमें आप कुछ नहीं करना आपको, देख कैसे करेंगे, इसको दिया तो आप यहाँ कर लेंगे x² माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस रूट 3 और हो जाएगा एक्स माइनस रूट 3, ठीक है। अब जब एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर प्लस का रूट 3 और एक ठो हो जाएगा माइनस का रूट 3, तो देखते हैं चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। तो 8वें हो गया आपका ए नंबर हो गया प्लस माइनस रूट 3, ये समझ गए कैसे करना है, फिर समझा देता हूँ आपको। इस तरह का सवाल भी आप में आ सकता है, तो जब ऐसे सवाल आए कि t² माइनस 5 या x² माइनस 3, ठीक है, या t² माइनस 15, तो आपको ऐसे लिख देना, देखो पहले कर देना ये x², जो संख्या उसका रूट लगा देना, ये हो गया आपका स्क्वायर। अब जानते हैं एक तो सूत्र होता है a² माइनस b², ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपके यहाँ पे x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है आपका। चलिए तो प्लस माइनस आपका रूट 3 आ जाएगा। चर x के बहुपद px में x की निम्न में से कौन सी घात बहुपद की घात कहलाती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां नंबर। देखना बेटा लोग समझो,
चर एक्स के बहुपद की कौन सी घात? देखिए जैसे मान लीजिए एक बहुपद लिख दिया मैंने, इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और एक बहुपद लिख दिया एक्स की घात 4, एक्स की घात 3, 9x प्लस 1। देखिए इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी, इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा घात क्या है? 2 है, तो घात 2 हो गई। यहाँ पे 4 है तो घात क्या हो जाएगी? 4। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया x की घात 10 प्लस 9x प्लस 5, तो बहुपद घात 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है? बहुपद घात कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद बहुपद की घात होगी, गारंटेड क्वेश्चन है ये लो वाले, ठीक है ना। इनको करके जाना, सही नंबर पूरे पाओगे, ठीक है ना। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी 2 होगी, ठीक है। त्रिघात में 3 होगी, तो 10वें का आपका ये वाला सही हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखो, बोल ही रहा था यहाँ सवाल आ ही गया, बोल ही रहा था अभी मैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ लिया। चाहे शून्यकों का योगफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा। जब शून्यकों का योगफल पूछेगा तो क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर तो सी अपान ए करके आना बेटा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 एवं माइनस 3 हो तो आपको बताना है कि कौन से मान, यहाँ पे ए का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए जब इस तरह के सवाल आते हैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सवाल देख लिया आपने ना कि यदि द्विघात किसी द्विघात बहुपद इतने के शून्यक 2 और 3 हो तो ए और बी का मान, देखो क्या करना है, याद रखो। पहला शून्यक दिया है प्लस में ना, तो उसे कर लेना माइनस में, तो एक्स माइनस 2, प्लस में रहे तो माइनस, अब माइनस रहे तो प्लस करना है। एक इसमें है माइनस में है तो प्लस, एक्स प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। अब गुणा कर लो यार, तो एक्स गुणे एक्स तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और एक्स गुणे 3 तो 3x हो गया आपका, और यहाँ पे इसका होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो गया, तो एक्स स्क्वायर। और एक ये देखिए यहाँ पे बचा क्या है आपका, एक्स बचा 3 में 2 गया तो, और 3 दूनी 6 माइनस का। देखिए अब यहाँ पे जो कहें तो बी का मान कितना आना चाहिए? ए का आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे क्या दिया है? ए का मान क्या कर देंगे हम लोग? 0 कर देंगे। ए का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए समझ गए ना, फिर समझा देता हूँ। देखिए यहाँ बी की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, तो समझे, सॉरी शून्य रखेंगे, शून्य रखेंगे तब ना। यहाँ पे देखिए जो आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस 6, सॉरी बी दिया है, तो हमें बहुपद बनाना था, हमने निकाल लिया। बहुपद हमारा क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब ए है तो रख दिया 0, तो 0 प्लस 1 और एक्स और माइनस का 6, तो देखिए बन गया ना, 0 में गत 1 आ जाएगा, तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आ गया आपका गारंटेड क्वेश्चन 13, 14, 15। 5000% गारंटी ले लो, 100% नहीं, 200% नहीं, 5000% गारंटी ले लो। पेपर में चुटका है, रखा हुआ है। 13, 14, 15 में से एक क्वेश्चन गारंटेड है। 1000% ले लो, 10,000% ले लो, एक क्वेश्चन आने वाला है। एकदम ध्यान से तीनों को देख लो जल्दी। चलिए मतलब एक नंबर अपने अभी से जोड़ लो आप लोग, हर साल आया है। समीकरण निकाय a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 पाई प्लस c2 बराबर 0 एक अद्वितीय हल होगा यदि,
तो पहला ऑप्शन A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, यही क्वेश्चन बन जाता है आपका कि यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, है ना, रैखिक समीकरण में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा बेटा, याद रखना। क्वेश्चन घुमाएगा, या तो ऐसे दे दिया अद्वितीय हल का प्रतिबंध, तो A1/B2 सॉरी A1 यहाँ पे A2 सुधार लेना, यहाँ पे सुधार लेना, ठीक है ना। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का अद्वितीय हल में, या फिर रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो भी अद्वितीय हल होता है। दूसरा है, देखिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो समीकरण निकाय का हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। या ऐसे पूछ सकता है कि कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। या फिर जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं क्या हों? समांतर हों, तो कौन सा हल होता है? तो कोई हल नहीं होता है। तीसरा देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो कौन सा हल होगा? तो अनंतः अनेक हल होगा। ये लो, अनंतः अनेक हल। या ऐसे पूछ लिया कि जब रेखाएं क्या हो? संपाती हो। जब रेखाएं संपाती हो तो कौन सा हल होता है? तो भी अनंतः अनेक हल होता है। या ऐसे पूछ लिया कि अनंतः अनेक हल के प्रतिबंध, तो प्रतिबंध आपके सामने A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जो मैंने बता दिया गारंटेड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। मिल गया, मिल गया। एक इसको भी देख लो यार, ये तो कई बार आ चुका है, छिपा हुआ था यहाँ पे, देख लो इसको कि x-2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0, तो रेखाएं कैसी होंगी? 16 नंबर सवाल है बेटा। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। चलो आ जाते हैं अब द्विघात समीकरण में। पहले क्वेश्चन गारंटेड, नोट कर लो, ठीक है। चलो, यह द्विघात समीकरण A1x + bx + c बराबर 0 के व्युत्कर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? मूल ध्यान दे देना इस क्वेश्चन को, आपकी किताब में 3 तो दिया हुआ है। मूल धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, बराबर हो, ठीक है ना। याद रखना, तीनों को याद कर लो। 1 नंबर यहां से गारंटेड है। चलिए 17 नंबर का देख लेते हैं। तो चलो 17 नंबर देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका 17 नंबर का सही उत्तर, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी B² - 4AC बराबर 0। ठीक है। या ऐसे देखिए, एक तो पूछ लिया कि यदि द्विघात समीकरण A² + bx + c बराबर 0 के विभक्तर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण कैसे होंगे? तो या फिर ऐसे लिख देगा, देखिए, या तो ऐसे दे दिया कि 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि मूल कैसा हो? तो बराबर, है ना, क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? B² - 4AC बराबर 0। नोट कर लो इसको। ये फिर से आ गया, ठीक है, कि द्विघात समीकरण A1x bx + c के शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर -b/a। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। एक वर्ग समीकरण, तो इसको हल करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हालांकि आएगा नहीं, बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। 21 नंबर, निम्न में से किस समीकरण का मूल 2 है? आपको बताना है कि किस समीकरण का मूल 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C नंबर, ठीक है ना। इसे आपको हल कर लेना है। हल करते तो आप बन जाएगा, वर्ग समीकरण बनता होगा, है ना। इनको भी देख लेना। तो इनको क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा, गुणा करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग समीकरण है। देख लेना, गलती से आ जाए तो फिर। चलो, है ना, इसमें आपको गुणनखंड कर लेना है इसका, तो निकल आएगा। चलिए 5 पाठ में आ जाते हैं। समांतर श्रेणी का सर्वांतर, 1 नंबर यहां से भी आपको मिलने वाला है ना। इन 5 में से गारंटेड क्वेश्चन आपका आएगा, आएगा पक्का है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से
कि समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 सर्वांतर, देखिए सर्वांतर दो के बीच का अंतर होता है, तो बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, अब मतलब परेशान हो जाते हैं। चलिए, अंतर मतलब दोनों के बीच को घटाना, तो देखिए ए डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो पहला मान है 12, दूसरा मान है 7। तो देखिए A2 का मान 7 हो गया, तो 7 माइनस 12। तो 12 बड़ी संख्या चिन्ह है ऋण, तो माइनस का 5। ठीक है, ये रहा बेटा आपका उत्तर -5। बहुत से बच्चे +5 कर देते हैं, नंबर लड्डू मिल जाएगा, -5 करके आना। ठीक है, चलो अब वीडियो पूरा देख लेना, दिमाग ज़्यादा मत लगाना, यहीं से सब बनने वाला है। चलिए आगे, AP 10 7 4 का 10वां पद, आपको 10वां पद निकालना है, यानी कि सूत्र तो याद होगा ना, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए यहां से हम डी निकाल लेंगे, तो डी घटाना पड़ेगा, तो A2 माइनस A1 डी बराबर होता बताया ही था। तो 7 माइनस 10, तो आ गया -3, डी का मान आ गया -3। अब देखिए 10वां पद ना, यानी लिख देना है 18 बराबर A प्लस 9D। जो पद निकालना है डी को एक कम कर देना, ए का मान पहला पद 10 है, तो 10 प्लस 9, डी का मान कितना है -3, तो गुणे -3, 10 9 तिरिक 27, 27 में गया 10, तो -17। देख लो कहीं पे -17 है, ये यहाँ पे रहा आपका -17। ठीक है, तो इसका 10वां पद -17 हो जाएगा। किसी एपी में यदि डी बराबर -4, एन बराबर 7, एन बराबर 4 हो, तो ए का मान होगा, सूत्र आपको याद है ना कि ए एन, देखिए सूत्र क्या होता है आपका, ए एन बराबर ए प्लस N-1 इंटू डी। एन बराबर होता है ए प्लस N-1 इंटू डी आपका होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब दिया है हमको, क्या क्या दिया है, डी बराबर -4 दिया है आपको, ठीक है, और एन बराबर 7 और एन बराबर 4 दिया है। तो पहले हो गया 4 बराबर ए पता नहीं है प्लस N-1, तो 7 -1, डी का मान -4। देखिए तो 4 बराबर ए, अब 7 में 1 गया तो 6, 6 गुणे -4, तो माइनस क्या होगा, 6 चौको 24, तो 4 बराबर ए -24। 24 को इस पार लाओ तो प्लस में आ जाएगा, तो 4 + 24, तो ए बराबर कितना हो गया आपका 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 में चलते हैं। किसी एपी में यदि ए बराबर इतना, डी बराबर इतना, एन बराबर इतना, तो ए एन का मान होगा, वही आपको क्या करना है, मान रख देना है। देखो ए एन बराबर, तो ए का मान कितना है 3.5, 3.5 प्लस डी N-1 इंटू डी, तो एन का मान 101 -1, डी का मान है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो ए एन बराबर 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 3.5, 25 नंबर का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी सही होगा। 26, एक एपी -5 -5/2 0.2 का 11वां पद, ऐसे ही आप इसको भी निकाल लेना, तो इसका 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, 20, क्योंकि सब निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए, किसी त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इनमें से बताना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इसका सिंपल सा है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो और अन्य दो भुजाओं का वर्ग करो, जोड़ के निकाल लो। अगर आता है दोनों बराबर तो ठीक, नहीं तो नहीं। देखिए सबसे बड़ी भुजा कितनी है 25 है, तो 25 का वर्ग कर दो, और छोटी क्या क्या, तो 7 का वर्ग करो और 24 का वर्ग करो। तो 25 25 कितना होता है 625 होता है, 7 7 49 होता है, और 24 24 कितना होता है
आपका 576 हो जाता है। दोनों को जोड़ो 6 से 25, तो आपका पहले नंबर सही हो जाएगा। 27 का आपका, सॉरी 1 मिनट देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, ये तो आपका बराबर है ना, सॉरी बराबर है 625 बराबर 625 से पूछा है कि नहीं है, तो जो ना हो उसे बताना है, ठीक है ना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11, तो 11 का वर्ग करो बेटा, तो 11 का नाम 121 होता है। दो छोटी भुजाओं का वर्ग जोड़ो, तो 5 का वर्ग पचम 25, और इसका वर्ग हो गया 8×64, तो कितना है 99, 5×69, 89 हो जाएगा। यानी आपका ये नहीं है, ठीक है, तो ए वर्ग नहीं है बराबर, तो बी नंबर हो जाएगा। जब पूछे ना कि समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग करना है, यानी देखिए पूछे तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देना, फिर अन्य दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ देना। अगर बराबर आए तो समकोण त्रिभुज है, और नहीं आए तो नहीं है, तो पूछा नहीं है, तो बी नंबर आपका सही। 28 नंबर पे चलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6, रूट 3 है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी से इतना है, तो बी का मान होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बी का मान बताना है। 28 नंबर आपका सवाल है, सारे करके जाना है आपको, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, सी नंबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनका क्या करोगे आप, वर्ग करोगे और इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है, वही निकालना था आपको, लगाना था। चलिए अब ये पार्ट में आ जाते हैं। 28 के बाद 29 नंबर सवाल में आते हैं। चलिए यहां से भी आपके पक्का पूछे जाने वाले हैं। एक आपको याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 है ना, याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। चलिए 29 नंबर सवाल, एक्स अक्ष से बिंदु पी 2 3 की दूरी है, एक्स अक्ष आपको दूरी बताना है, ठीक है। तो देखिए एक्स अक्ष से बिंदु पी 2 3 की दूरी है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पहला मान एक्स को होता है, दूसरा मान वाई को होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 29 नंबर का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 30वें सवाल की ओर। बिंदु ए 0 6 और बी के बीच की दूरी, यहाँ से पक्का सवाल आएगा, ठीक है ना। ये 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, तो आपका 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल आपको सूत्र लगा देना है, ठीक है, x2 - x1 वाला, ठीक है। अभी मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर सही था ना, तो यहाँ पे ये आपका, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बताते हैं। हाँ, ये देखिए, ये 39वां नंबर आपका कंफर्म है। 8 पार्ट का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना, 8 पार्ट का अलग से लाऊंगा, अभी मैं इसमें से नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से आपका एक कंफर्म सवाल है कि एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपका 39 नंबर सवाल है। तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, है ना। और एक वृत्त की समांतर रेखाएं तो 2 होती हैं, ठीक है, याद रखना। एक वृत्त की समांतर रेखाएं कितनी होती हैं स्पर्श करती हुई, तो 2 होती हैं, है ना। फिर ये वाले सवाल आपको दिए गए हैं किताब में, इन सवालों को आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आपका रचना वाले से तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रखना। पहला है 47 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर रखना 47 नंबर को। वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करके ही जाना है। तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या हो जाएगा ना, 47 का आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। 48 में आ जाते हैं, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी परिमाप होगी, ठीक है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है, दिया है आपको क्षेत्रफल। तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर करके आप इसको आर का निकाल लोगे, आर के बाद इसका
परिमाप या इंटू पाई आर लगा के निकाल लेना। और इसको 49 नंबर नोट कर लो यार, 49 नोट करो, 47 नोट किया, 49 जो बता रहा हूँ नोट करते जाना एकदम कायदे से, ठीक है। 49 नंबर का उत्तर हो जाएगा। आर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, याद रखो 49 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। या आपको यहाँ ऐसे भी लिख मिल जाएगा, ठीक है ना, कि थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो एक ही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर भी आपको याद रखना है, यदि एक वृत्त परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक बराबर है, 50 में ट्रिपल स्टार लगाओ यार, 50 में ट्रिपल स्टार लगाओ, 50 में भी, 91 में भी, और इसमें भी है ना, और 47 नंबर में भी, इनमें से पक्का एक आएगा, ठीक है। तो 50 नंबर जल्दी से नोट कर लो आप लोग, गारंटेड क्वेश्चन है, 50 को आपको याद कर लेना है। 50 नंबर का ए नंबर हो जाएगा 2 मात्रक, याद करके जाना है इसको, ठीक है ना, 2 मात्रक हो जाएगा। और 51 नंबर आपका हो जाएगा, इसका आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना, 51 का आपका डी नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आ जाते हैं। यदि दो ठोस आधार त्रिज्या आर के अर्धगोल आपस में आधार से सटाकर जोड़ते जाते, तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 52 नंबर है, 52 हो जाएगा आपके 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको इन दोनों को कर लेना है, ये वाला ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 53 को भी देख लेते हैं, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। 53 नंबर, 53, 54, 55 में से एक पक्का बनने वाला है। देखिए 53 को हो जाएगा आपका बी नंबर, और 54 को हो जाएगा सी नंबर, और 55 को हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपके सूत्र बन जाते हैं। तो और आप लोग टिकट 56 का हो जाएगा आपका ए नंबर, माध्य का सूत्र है, ठीक है, बताना कौन सा काय का सूत्र है। और 57 का आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ये भी आपका माध्य का ही सूत्र है। ये है प्रत्यक्ष विधि है, और ये आपका अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। 58 नंबर में आ जाते हैं, 58, ये भी आप क्या है, माध्य का ही सूत्र है। चलिए अब चलते 59 में, इसको याद रख लेना। 59 नंबर आपका, ये आपका माध्यक का काय सूत्र है, आपका माध्यक का सूत्र है, और ये आपका बहुलक का सूत्र है, ठीक है, किसका है, बहुलक का, 60 नंबर। चलिए प्रायिकता में आ जाते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। याद रखना, इसमें एक प्रश्न है आपका कि निश्चित लिख लो प्रश्न आप, कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखना, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, सॉरी 1/2, ठीक है ना। जो घटना निश्चित ना हो, देखो यहाँ पे नोट करो पॉइंट कुछ, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 1/2, और असंभव घटना की 0 होती है, और निश्चित और अनिश्चित का योग 1 होता है, ठीक है। तो यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। 61 नंबर आपके सामने है, तो 1 होगी। अब ये फिक्स हो गया, घटित नहीं हो सकती है तो हमेशा 1 ही रहेगी, निश्चित है, तो है ना। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 62 नंबर आपका सवाल है, तो सी हो जाएगा, परसेंट, है ना, परसेंट में घटना की प्रायिकता नहीं होती है। एक घटना असंभावी होती है, तो इसकी प्रायिकता निम्न के निकटस्थ होगी, है ना। 63 नंबर आपका सवाल है, तो आपका हो जाएगा 0.001। देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका, कि 64 नंबर की, यदि किसी घटना की प्रायिकता पी है, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता होगी। इंपॉर्टेंट सवाल है 64, तो आपका 1 - p, ठीक है ना, 1 - p हो जाएगा। किसी घटना घटित होने की प्रायिकता प्रतिशत में दी गई है, तो यह कभी नहीं हो सकती है। 65 नंबर आपका हो जाएगा बी, 0 से कम, ठीक है। अगला पार्ट आपके लिए आ जाएगा खाली स्थान का, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में आपको खाली स्थान बता दूंगा, पूरा भर भर के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए कि टेलीग्राम को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, है ना, ताकि मैं इसका पूरा पीडीएफ डाल दूं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन जाता है, ठीक है ना, इस वाले से बने क्वेश्चन अभी बताऊंगा अगले पार्ट में। तो जल्दी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ क्या करना है आप लोग को,
कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि मैं पेपर आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा पाता हूँ। तो जितने बच्चे हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।